मैं आया और मैं 1 महीने में उल्टे पाँव वापस। जब तक टीवी से मैं दूर भाग सकता हूँ भागता हूँ, क्योंकि टीवी बहुत टीडियस है। सो मैं ढूंढ रहा था काम पर मुझे नहीं मिल रहा था। टीवी में बहुत कट करके, तो वो एज एन एक्टर समझने में थोड़ा सा टाइम लगता। एक्टिंग के ऊपर मुझे अभी बहुत सारा काम करना था एंड आई थॉट कि मैं अभी बहुत कच्चा हूँ। जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो एक्टिंग में आपको अपना थॉट बोलना होता है। अब स्मोक मान लीजिए कई लोगों के गले को बेसी करती है, कई लोगों को कैंसर भी दे जाती है, तो कुछ कह नहीं सकते। इवन यू आर वॉकिंग ऑन द सेट और शाहरुख सर इज वॉकिंग ऑन द सेट, सबके लिए स्पेशल तैयारी पहले से। इतना ही तो बोला था उन्होंने, बोला कि एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी। मैंने यार मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन दिया था, आप लोगों ने इसका पतंगड़ बना दिया। कौन कौन सा कॉल कहाँ से आ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं कॉल सेंटर में थोड़ा ना काम करता हूँ। फील्स लाइक दैट। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है उनमें और इरफान खान, नसरुद्दीन शाह, आशुतोष राणा, सतीश कौशिक, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स में एक चीज कॉमन है, ये सभी सेम एक्टिंग स्कूल से अपनी पढ़ाई करके आए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक्टिंग के मामले में ये जरा भी 19-20 नहीं है। इन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ फिल्मों में काम किया है। उसी से पता चलता है कि ये कितने कॉन्फिडेंट एक्टर हैं। काम तो ये इंडस्ट्री में सालों से कर रहे हैं, नाम भी बहुत कमाया, लेकिन पब्लिक की नजरों में ये तब पकड़े गए जब इन्होंने रिसेंटली अपने 2 दोस्त और एक सुपरस्टार के साथ मिलकर इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया। वो सुपरस्टार है शाहरुख खान। इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया था फिल्म डंकी में, और इसी फिल्म के बुग्गू यानी कि एक्टर विक्रम कोचर आज हमारे साथ है। विक्रम जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू फॉर वेलकमिंग हियर एंड yes, please ask me whatever you feel like. विक्रम जी, डंकी के बारे में और शाहरुख खान के बारे में बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं विक्रम कोचर के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है? मेरे फादर आर्मी में थे, और हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ उनमें। चाइल्डहुड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आर्मी ऑफिसर का बेटा होना इट्स लाइक काफ़ी ही एक मिडिल क्लास सेटअप होता है, लेकिन आर्मी लाइफ इज़ आर्मी लाइफ, जैसे सब लोग जानते। यस, वेरी डिसिप्लिन लाइफ। सुबह जल्दी उठना, टाइमली सो जाना, तो ये सब काफ़ी था। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि बचपन में थे, बाद में तो हमें भी बड़ा शौक लगा कि बिल्कुल फ्रेंडली हो गए, दोस्त ही हैं। पर हाँ, अच्छी परवरिश रही, मैं जिसे कहूँगा, जो अभी समझ में आता है। अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, आर्मी स्कूल से ही? आर्मी स्कूल में भी पढ़े। कई जगहों पे उस समय आर्मी स्कूल्स नहीं होते थे, बिकॉज आर्मी स्कूल्स, मैं 83 बॉर्न हूँ, आर्मी स्कूल्स का चलन भी थोड़ा समय बाद आया। अच्छा। तो धीरे धीरे करके बढ़े, पहले इक्के दुक्के होते थे, फिर बाद में आर्मी स्कूल्स ऑल्सो मल्टीप्लाइड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। कभी सेंट जोसेफ फिरोजपुर में पढ़ाई करी, सहारनपुर में एक स्कूल था, वहाँ पढ़ाई करी। मेरी पैदाइश हुई थी बीनागुड़ी में, जो कि बंगाल में है। अच्छा। माय फादर वाज पोस्टेड है, तो मुझे तो कुछ याद नहीं है, बिकॉज बहुत ही छोटा था। फिर वहाँ से फादर चले गए सहारनपुर, तो सहारनपुर में मैंने पहला स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ पर नर्सरी वगैरह ऐसी क्लासेस जो होती हैं। तो छोटा सा स्कूल था, जो बच्चों का स्कूल होता है, किंडरगार्टन। तो वहाँ से वो किया। उसके बाद मेरे ख्याल से KG 1 KG 2 उस समय होती थी, किंडरगार्टन 1 किंडरगार्टन 2। मेरा किंडरगार्टन 2 जो था वो फिरोजपुर में हुआ, बिकॉज 2-2 साल 3-3 साल पे आपकी ट्रांसफ़र होती रहती है आर्मी में। मतलब बचपन से बॉर्डर क्रॉस तो आप कर ही रहे हैं। यस, स्टेट बॉर्डर्स तो यस। हाँ, फिर फिरोजपुर था। इनफैक्ट इंडो पाक बॉर्डर भी पहली बार फिरोजपुर के पास ही देखा। सैनीवाला करके एक बॉर्डर है, तो वहाँ पर वो पूरी परेड होती है जो तो कमाल की होती है। एंड मतलब इतना प्रेम और इतने अच्छे तरीके से वो लोग करते हैं, इतने डिसिप्लिन तरीके से। खैर, तो फिरोजपुर में सेंट जोसेफ नाम का स्कूल था, वहाँ पढ़ाई करी। देन फादर गॉट पोस्टेड टू डलहौजी। फिर डलहौजी से वो कारगिल वॉर का भी हिस्सा बने। हम लोग तब डलहौजी में ही थे, बिकॉज फादर की पोस्टिंग जो है वो फील्ड एरिया में हुई। एंड देन ही केम बैक, तो 6 साल डलहौजी में रहे। क्या सुंदर जगह है। ये था। उसके बाद बीकानेर के बाद फिर दिल्ली। अच्छा, बीकानेर में भी रहे हैं आप? कैसे, मतलब डलहौजी एक ठंडी जगह, एक ग्रीन वाली जगह, और एकदम से फिर रेगिस्तान वाली जगह। हाँ, ऐसा था। एंड उसके बाद फादर वाज पोस्टेड टू मथुरा, बट वो मथुरा गए, एंड बिकॉज मेरे
बड़े भाई बहन उनकी हायर एजुकेशन का टाइम हो गया था। सो दिल्ली में हमारा घर है, मतलब अब तो नहीं है, मतलब था। मतलब जब आप बड़े हुए तो वो ज्यादातर साल आपके दिल्ली में ही गुजरे? हाँ, मेरे 10वीं क्लास से ऑनवर्ड्स मेरी एज ए स्टूडेंट आप कैसे थे? I was okay as a student, on a very average student, and I was always a very naughty child in childhood. मतलब जब भी टीचर्स से, ये मुझे तो नहीं पता है क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि वो शैतानी कर रहे हैं, पता होगा तो क्यों करेंगे। So बस ये कमेंट आता था कि ही इज़ वेरी नॉटी एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट ये है कि बहुत फिजिटी है, इधर उधर भागता रहता बहुत एनर्जी है। So that has always been been a case with me, that I'm always bubbling with energy. तो वो NSD जाके थोड़ी होन हुई, उसको समझ में आया कि क्या करना है इस एनर्जी के साथ। कॉलेज में जैसे आप 10th में जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो मम्मी पापा को होप्स हो जाती है कि एजुकेशन के फील्ड में ही कुछ करेगा, बट आपने कॉलेज में किस चीज़ की पढ़ाई की और ये NSD कैसे आया? मतलब जब मैं स्कूल में था, सो 10th के बाद मार्क्स आए, मार्क्स आने के बाद एक तो बहुत ये प्रेशर होता था उस समय, जिसे आप मतलब घर से नहीं होता था वो प्रेशर, दैट इज अ सोसाइटी पीयर प्रेशर। एक तरीके का पीयर प्रेशर रहता था कि भाई टॉप पे साइंस है, फिर कॉमर्स है, फिर आर्ट्स है, और शायद ये अभी भी चलता है। सो हालांकि मेरे कुछ क्लासमेट्स थे जिन्होंने कॉमर्स जो थी, उन्होंने जब ये ली तो पहली बार सवाल आया दिमाग में कि यार तुम्हारे तो 85-89% है, तुम फिर भी कॉमर्स ले रहे हो। सो वो समझ में नहीं आता था तब, पर हुआ, आपने सवाल तो उठाया पहली बार, क्योंकि आपकी आंखों के सामने आपकी क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिन्होंने कॉमर्स इकोनॉमिक्स लिया, एंड यू गेट टू चूज योर सब्जेक्ट्स। सो ये सब चीज़ें जब हुई तो खैर उस समय तो नहीं पता था, पर हमारे मार्क्स अच्छे आए तो आप सबसे ज़्यादा टॉप क्लास कोर्स ले सकते हो, तो वाई नॉट। सो आपने सबसे ज़्यादा टॉप क्लास साइंसेज ली, एंड साइंस में आई वॉज रियली गुड एट साइंस एंड मैथ्स वैसे तो, बट उस समय फुटबॉल भी खेलता था मैं स्कूल की तरफ से। फुटबॉल ठीक ठाक खेलता था, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा खेलता था। बास्केटबॉल अच्छी खेलता था, तो पर हाइट छोटी थी, तो आपको कभी भी नेशनल टीम के लिए या स्टेट लेवल टीम के लिए सोचेंगे नहीं, बिकॉज हाइट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड स्कूल में इनफैक्ट मुझे एक बारी बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर भी मिला 11th क्लास में। सो मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा घुस गया था, एंड उसके चलते पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा ज़्यादा। सो किरोड़ीमल कॉलेज में आई डिड माई ग्रेजुएशन, आई टुक अप कॉमर्स, आई टुक अ इजी कोर्स, BCom पास लिया मैंने विद अ कट ऑफ, जिसका कट ऑफ गया था 92-94%। सो आई गॉट दैट कोर्स ऑन माई एक्स्ट्रा करिकुलर बेसिस, डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, एंड थिएटर आपको कॉलेज के लिए करना पड़ेगा। किरोड़ीमल कॉलेज हैज़ गॉट अ वंडरफुल सोसाइटी विच इज स्टिल रनिंग, राइट, और उनकी लेगेसी NSD से 1 साल पुरानी है। तब से वो सोसाइटी कंटिन्यूसली चल रही है, रोलिंग में, मतलब हर 3 साल में स्टूडेंट्स आते हैं, निकलते हैं, नए आते हैं, पर वो कल्चर वैसा ही बना हुआ है। एंड दैट इज़ वेयर आई लर्नड अबाउट थिएटर द मोस्ट। हम, मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु थे, केवल अरोड़ा जी हैं वहाँ पर, जो अब रिटायर हो गए हैं, बट मिस्टर केवल अरोड़ा वॉज अ स्टाफ एडवाइजर देन, एंड उन्होंने और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने, जो आसपास हमारे सीनियर्स थे, कुछ जूनियर्स थे, उन लोगों ने मिल के बहुत मदद करी। बहुत सारे लोग हुए हैं किरोड़ीमल कॉलेज द प्लेयर सोसाइटी से, तो मतलब आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में ही आप, मतलब आप बड़े बड़े नाम गिनाएं तो 50% लोग आपको द प्लेयर्स के दिख जाएंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम अली अब्बास जफर टू अ पर्सन हु हैज़ डायरेक्टेड ऑल दैट ब्रीड्स, जो ऑस्कर गई थी, KMC से हैं, अमिताभ बच्चन KMC से हैं, शक्ति कपूर KMC से हैं, पर वो प्लेयर्स के नहीं हैं। अमिताभ बच्चन तो फिर भी 1 साल प्लेयर्स में थे। सो बहुत सारे लोग हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे करके अभी ऊपर आएंगे। प्रतीक वत्स, जिन्होंने ई बालेऊ बनाई थी, गोल्डन ग्लोब जीता था, वो प्लेयर्स से हैं। सो बहुत हैं, एंड ये तो खैर मैं जो नाम याद आते जा रहे हैं बोलता जा रहा हूँ, मतलब अभी हम लोग अगर एलुमनाई की ऐसे बैठ के लिस्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तुषार पांडे, सुनील पांडे, ये सब भी प्लेयर्स हैं। तो खैर गीतिका विद्या, एक्ट्रेसेस भी हैं काफ़ी। फिर वहाँ से जब हमने जब थिएटर किया, तो वहाँ थिएटर करने का मतलब है कि आप थिएटर में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हो गए, एंड देयर इज़ अम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज विच यू गेट। सो आई डिसाइडेड टू टेक मच और आगे फर्दर फॉर्मल एजुकेशन लेता हूँ, और ताकि एक जो कॉन्फिडेंस था ना ऑफ गेटिंग इनटू दिस फील्ड, वो हम तो इसी सेटअप से आए हैं कि भाई यू नीड टू हैव एजुकेशन। आपके बेस पे क्या है,
कुछ भी तो नहीं है, आपके माँ बाप भाई बहन तो कोई है नहीं ऐसा, आपकी फैमिली तो कोई नहीं है. हाँ. The only thing which will support you and give confidence is if you are well educated in this. So I tried for NSD. पहले साल में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में. किस वजह से अटक गए थे फर्स्ट ईयर में? नहीं, कुछ ऐसी वजह नहीं होती. NSD में 20 सीटें होती हैं. There are only 20 seats all around. So वहाँ पर हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं एंड उस हज़ारों एप्लीकेशंस में से वो ले देकर 20 बच्चे चुनते हैं ऑल ओवर इंडिया. एनएसडी का थोड़ा बताइए ना कि एप्लीकेशन अगर किसी को जाना है तो वो किस तरह से जा सकते हैं, अप्लाई करना होता है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या कोई चार्जेस लगते हैं? वो एक्सपीरियंस मांगते हैं. पहले हमारे टाइम का मुझे ज़्यादा पता, अभी का थोड़ा सा चेंज हुआ होगा. 2009 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, 2006 to 2009. सो ये मेरा NSD का हाँ प्रोसेस रहता है. पहले एक एप्लीकेशन आपको भरनी पड़ती है जिसके अंदर वो आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपके रिकमेंडेशंस मांगते हैं 3 एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर्स के साथ जो पहले काम कर रहे हो आसपास, जिनके बारे में सुना हो, कोई नाटक किया है. तो उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस. ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम से क्योंकि इट्स अ थिएटर इंस्टीट्यूट, राइट. सो एंड उसको सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको स्कॉलरशिप दे रही है. सो दे वांट टू मेक इट श्योर दैट दिस पर्सन इज एन आर्टिस्ट, नॉट समबडी हु इज हियर फॉर सम टाइम पास. ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके वो कुछ मतलब कुछ और ही शुरू हो जाए, नाटक के अलावा कुछ और ही बातें हो जाएं. पर वो सब नहीं है. एंड इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी. ऑटोनोमस इसलिए है क्योंकि थिएटर यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं बनाया गया, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी का पार्ट आप बनते हैं तो DGCA के रूल्स अप्लाई होते हैं जिसके अंदर आप एग्जामिनेशन की वजह से आप लेक्चरर बनेंगे और तभी आप पढ़ा सकते हैं. तो जो फोक आर्टिस्ट हैं गांव खेड़े में, जो लोग आर्टिस्ट बैठे हैं जो आपको सिखा सकते हैं पर उनके पास एक फॉर्मल डिग्री नहीं है, तो वो टीचर्स को आप कहाँ से लाओगे? तो NSD brings out those teachers from everywhere, people who are practitioners who can give you the best practical knowledge and plus the educated people also जिनके पास डिग्रियाँ हैं, ये सब है. सो वो दोनों का मिक्सचर करके आपके पास एक टीचर्स का जत्था पेश किया जाता है. जैसे अब स्टंट हैं, स्टंट्स सिखाने हैं आपको. अब स्टंट्स के लिए किसी के पास क्या डिग्री होगी? अब किसी ने PhD कर ली स्टंट्स के ऊपर, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टंट्स के बारे में क्या पता? एक्सपीरियंस के बेस पे लेते हैं, डिग्री की जरूरत नहीं है. ये एक इकलौता ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको डिग्री नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस से अपना काम अच्छे से जानते हो तो भी आप you can become a teacher there. Yes. And that is why it's an autonomous body. कि वहाँ पर एक यूनियन है टीचर्स की, वो मिलके डिसाइड करता है that who will come और वो क्या कैसे करेंगे. तो आपका एप्लीकेशन किस बेसिस पर सेलेक्ट? हाँ, वो मैं वहाँ जाता हूँ. सो एप्लीकेशन आप भरते हैं, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस भरते हैं. कुछ 6 से 7 नाटक आपके किए होने चाहिए, राइट. वो और आपके 3 रिकमेंडेशंस एंड प्लस आपका पूरा बायोडाटा, जो भी आपने एजुकेशन कहाँ से करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उसके मार्कशीट्स अटैच करते हो या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट. इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तो ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट. तो वो सब आप यहाँ पर सबमिट करते हैं. उस बेसिस पे आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है पहले. सो एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आपको एक लिस्ट आती है जिसमें 10 नावल, एक पीस, एक पोइट्री, फिर कुछ और चीज़ें, उसको तैयार करके आपको आना होता है. दे गिव यू अ लिस्ट जिसके अंदर से वो ऑप्शन देते हैं कि इन 10 में से 3 आप पढ़ के आइए. और ये पोइट्री है, ये 5 पीसेस है, इसमें से एक पीस आप तैयार करके आइए. एक मोनोलॉग है, उस मोनोलॉग 5 मोनोलॉग्स दिए, उनमें से कोई भी एक आप तैयार करके आइए. एक अपना पीस तैयार करके आइए. गाना बजाना नाचना जो भी आप करते हैं उस सब की तैयारी करके आप इंटरव्यू में आइए. सो यू आर एंटर्ड और वहाँ पर 10 लोग, 10 टीचर्स, उनका जो भी सिलेक्शन पैनल है अलग अलग टीचर्स का, दे सेट they interview you and they select you. उस इंटरव्यू के बेसिस पे they select 100 people. 100 लोगों को ही मिलती है जी. 100 लोगों को सिलेक्ट करते हैं फॉर अ वर्कशॉप, विच इज़ अ 4-day वर्कशॉप. उस 4 दिन की वर्कशॉप में सुबह से लेकर शाम तक आप NSD हॉस्टल में रहते हैं. NSD हॉस्टल्स में पूरा अरेंजमेंट्स होता है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, एंड उनमें ग्रुप्स डिवाइड होते हैं, ABCD ऐसे 4 ग्रुप्स डिवाइड करते हैं, 4-5 ग्रुप्स डिवाइड करते हैं, 20 लोग हर ग्रुप में. और उन ग्रुप्स को एक्टिविटीज़ दी जाती हैं. ग्रुप्स बीच में इंटरमिंगल भी किए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, पीसेस प्रिपेयर किए जाते हैं, पोस्टर डिज़ाइंस किए जाते हैं, छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशंस करवाए जाते हैं. उनको प्रिपेयर करने के लिए चीज़ें दी जाती हैं. ग्रुप में कैसे आप काम कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या स्टोरी बना रहे हैं. तो ये सब चीज़ें 4 दिन चलती हैं. सो यू स्टे देयर, यू ईट देयर, यू स्लीप देयर फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट. 8, 9, 10 बजे तक ये सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है. उस
4 दिन उसका एक नॉमिनल फीस वो लेते हैं बिकॉज 4 दिन का वर्कशॉप हाँ। होगा. मतलब दैट 4 डे वर्कशॉप इज सो एनरिचिंग. उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, या इस प्रोसेस तक भी बहुत कुछ सीखते हैं. यस, बिकॉज उस प्रोसेस में भी लोग बोलते हैं अगर यार हम वर्कशॉप तक भी पहुंच गए ना एनएसडी की, तो इट्स लाइक इट्स अ वर्थ वाइल थिंग बिकॉज आपको बहुत सीखने को मिलता है. और पूरे हिंदुस्तान से लोग आए होते हैं, अलग 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 प्रांत से. वो सिलेक्शन होने के बाद वहाँ से फिर एक लिस्ट निकलती है. हमारे टाइम में 20 लोग होते थे, अब शायद 26 हो गए. Now there are 26. तो 100 में से 20 लोग सिलेक्ट होते थे और वो 20 को एडमिशन दिया जाता है, कम्प्लीटली स्कॉलरशिप बेस्ड. सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हुए, तो हॉस्टल में रहना भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री, सब फ्री. सब फ्री. तो आपको हमारे टाइम में 3,000 रुपये पर स्टूडेंट पर मंथ का स्टाइफन होता था, जिसमें से हॉस्टल में रहना, खाना पीना वगैरह मिला के इस सब की फीस वो काटते थे. सब्सिडाइज रेट्स होते थे. हमें तब भी हाथ में 1,000-1,200 रुपये पड़ जाते थे. पैसे मतलब कमाने लग रहे थे, ऐसा कॉलेज जहाँ से पॉकेट मनी. मतलब आप कभी चाय पियोगे, जूस पियोगे, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि कॉलेज की कैंटीन मतलब आपके मेस में नहीं मिलेगा. मेस में वो आपका 3 वक्त का खाना है जो आपको मिलेगा. बट यू वांट टू ड्रिंक योर ओन टी, यू वांट टू बाय योर ओन डिटर्जेंट टू वॉश योर क्लोथ्स. सो दैट इज बिकॉज वो लोग इतने गांव खेड़े से भी लोग लेकर आते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है. सो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बैकग्राउंड से भी लोगों को लाते हैं. तो एंड इट्स मतलब आर्ट की डेवलपमेंट के लिए है ना, तो आर्टिस्ट तो कहीं से भी उठा के ला सकता है ना. सो इसलिए एनएसडी में आप देखेंगे कि जगह जगह छोटे छोटे गांव से लोग आए हुए हैं. तो दिस इज़ वन प्लेस जो कि आपको एक एवेन्यू खोलती है, आपके लिए बड़ा एवेन्यू खोलती है. 3 साल डेडिकेटेडली आपने एक्टिंग सीखी. क्या सिर्फ एक्टिंग ही सिखाते हैं या एक कोर्स आपको सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं? द कोर्स इज अबाउट थिएटर. एक बीच में और कोर्स होता है डिज़ाइनिंग का, जिसमें 4, 5, 6 स्टूडेंट्स इस तरीके के स्टूडेंट्स आप 20 में से अलग होते हैं जो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं. डायरेक्शन, डिज़ाइन एंड डायरेक्शन का एक कोर्स है. सो दैट इज़ व्हाट दे डू. एंड बाकी जो है वो सीट्स एक्टिंग की होती हैं, वो भी मेरिट बेसिस पे ही है. उसका भी मतलब ये है कि आप प्रेजेंटेशन देते हैं एंड हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. सो ये सब होता है एंड इट्स अ क्वाइट अ हेक्टिक स्केट. वहीं रहते हैं और वहीं आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, दे चर्न यू, दे चेंज योर पर्सनालिटी, यू गो थ्रू व्हाट नॉट. मतलब इतनी मेहनत और इतनी मेहनत हम जिंदगी में हमें कभी कोई करने के लिए बोलता ही नहीं है, ना ही हमसे कोई कराता है. तो हमारे लिए ये सब चीज़ें जब आते हैं हम कमर्शियल लाइन में, हमें लगता है यार कुछ तो काम तो करा लो. So it becomes easier for us because we are used to pressure on an actor. The kind of pressure what we have dealt there, वैसा आसान नहीं है. सिखा दिया मतलब प्रेशर, इतना सिखा दिया है कि आप इतने रिगरस तरीके से वहाँ पर काम, वही ट्रेनिंग होती है, वही एंड हार्डकोर ट्रेनिंग है. वो कोई ट्रेनिंग मतलब मुझे नहीं लगता कि एनएसडी की ट्रेनिंग आर्टिस्ट की ट्रेनिंग है, पर वो किसी भी तरीके से किसी पुलिस ट्रेनिंग या एनडी की ट्रेनिंग से कम होगी. क्योंकि वो तो खैर आपको फौज में भर्ती करने के लिए या पुलिस में भर्ती करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर आप एक अलग तरीके का कॉम्बैट करेंगे. पर यहाँ पर भी जो तैयारी होती है वो भी एक तरीके का कॉम्बैट है कि आप एक स्क्रिप्ट लिखने से लेकर, आइडिया को लिखने से लेकर, ट्रांसलेट करके मतलब उसको कन्वर्ट करके प्ले में कैसे बनाएंगे और लोगों के सामने एक स्टोरी कैसे पेश करेंगे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थिएटर. क्योंकि वो थिएटर इंस्टीट्यूट है, इट्स नॉट अ फिल्म इंस्टीट्यूट. फिल्म इंस्टीट्यूट FTI है, वो अलग है. पर वहाँ की ट्रेनिंग ये है, ओवरऑल ग्रूमिंग एंड टू बिकम एन एक्टर, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिसाइफर योर टेक्स्ट. आप पढ़ते भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पढ़ाई नहीं है, लाइब्रेरी है. और इनफैक्ट एक्टर के काम में तो इतनी पढ़ाई है, पूछे ही मत. आज जब आप काम करते हैं तो आपके को एक्टर्स से आप डिफरेंस महसूस करते हैं कि हर बार आपको लगता है कि हाँ यार एनएसडी का बहुत फ़र्क पड़ा है? कभी किसी कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज करने में, किसी कैरेक्टर को कैसे करेंगे उस चीज़ को लेकर? Yes, we go back to our basics. The moment we go back to our basics, वो धीरे धीरे सुलझने लगती है and the solution is there. So you decipher your characters. And हमें समझ में आता है कि हम जो अभी कर रहे हैं, जैसे मैं जो अभी कर रहा हूँ, करने वाले तो बहुत आगे कर रहे हैं, पर मैं जो अभी कर रहा हूँ मेरे ख्याल से मैं इसके एक बेसिक स्टेज पे हूँ. I have been doing very simpler forms of acting. I have been presenting very simpler things. एनएसडी में इससे बहुत हाई आप सीख चुके हैं. There are complex characters. हमारे पास कमर्शियल फिल्म्स में इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स रेयरली आते हैं.
एंड उन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में आप ग्रे शेड्स ढूंढते हैं। पर ज्यादातर आप फिल्मों में देखें आपने भी किया एक ग्रे शेड कैरेक्टर जो आपका काफी पॉपुलर हुआ, सन की पांडे वाला। हाँ, उसमें जैसे लेयर्स थे, हाँ, काफी लेयर्स हैं, हाँ, काफी ग्रे शेड्स हाँ, हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो ऐसा किरदार है कि गली का गुंडा बता दिया, हाँ, ठीक है, एक गली का बंदूक गुंडा। निकाल देता है बात पे, बात- डायलॉग बाजी भी बहुत कहते हैं। तो आपको ये समझ में आता है कि मैं क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाऊं, इसके अंदर क्या ऐसे मसाले डालूं कि वो मजेदार भी लगे और ऐसा भी लगे कि यार इसके अंदर डेप्थ है, वो लगा काफी मजेदार लगा, उसको देखने में मजा आया और इसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनके पीछे एक स्टोरी है, हर इंसान के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो वो एनएसडी की ट्रेनिंग है जिसकी वजह से एक नॉर्मल लिखा हुआ किरदार आपने इंट्रीगिंग बना दिया। वो एंटरटेनिंग तो है। अब एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है ना, इट शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। और इंटरेस्टिंग चीज तब होगी जब उसके अंदर डेप्थ होगी। आपको ये बार बार जानने की इच्छा होगी कि भाई इसके बारे में मुझे और बताइए, इसका अरे और क्या है इसके बारे में, कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ तो बात है, क्या है ऐसा जिसकी वजह से इस तरह से बिहेव करता है, ये इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों हो रहा है, ये ऑपोजिट चॉइसेस कैसे कर रहा है। और आप देखें तो एक्टिंग जो है वो ज़्यादातर चॉइस का खेल है कि आप क्या चूज़ करते हैं। लड़की ने बोला आई लव यू और सामने से हीरो ने बोला आई लव यू टू, ये तो हमने देखा था। पर इरफान साहब का हमने पहली बार ऐसे ऐसे सीन्स देखे हैं जहाँ पर, जैसे हम लाइफ इन मेट्रो का एक सीन है जहाँ पर इरफान सर रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि कल से मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, और सामने कोनकना जी बैठी हैं, बोल रहे क्यों नहीं मिलोगे, बोलते मेरी बीवी आ जाएगी, मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो बोलते क्यों नहीं मिल पाओगे, बोलते अगर उसे बताओगे तुम उसे बता देना, बोलते मैं नहीं बताऊंगा और अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये लेयर है। वो इतना बढ़िया सीन किया उन्होंने कि आपको लगता है अरे क्या बात करी कि आदमी मिल भी नहीं पा रहा है और सच भी बोल रहा है, क्योंकि इससे तो उसको लगाव हो ही गया था। तो इससे तो वो सच्चाई से बात कर रहा है और बोल रहे पर मैं समाज की चीज में फंस गया हूँ एंड आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ये लेयरिंग एक नॉर्मल आदमी रियल लाइफ में करता होगा, पर एज एन एक्टर आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया। एंड इसने अपनी इमोशन कितनी सच्चाई से, और ये सिचुएशन होती है, लोगों की सिचुएशन लाइफ में होती है, तभी तो उनको भी मिला। ऑफ कोर्स। चलिए कमिंग बैक टू एनएसडी, सर्टिफिकेट हाथ में लेके कॉन्फिडेंस था, और वो क्या मुंबई आते ही वो कॉन्फिडेंस रहा या टूटा कहीं? बिकॉज मुंबई आते ही एक अलग दुनिया है। अलग दुनिया, ऑफ कोर्स यहाँ का इकोनॉमी आपको हिट करता है जो आपको इंस्टीट्यूट में हिट नहीं करता। और आप इंस्टीट्यूट में क्योंकि सेफ हैंड्स में होते हैं, आपको पैसे के बारे में कभी सोचना नहीं होता। तो पहले जब मैं आया था, मैं 2009 ग्रेजुएट करते ही मैं आ गया। और मैंने बोला चलो देखते हैं। मैं आया और मैं 1 महीने में उल्टे पाँव वापस। 1 महीने में चले गए? क्या हुआ उस 1 महीने में कि अब मैंने पैसे का हिसाब किताब लगाया, मैंने इतने तो है ही नहीं। क्या कितना निकला था आपका 1 महीने का खर्चा? किराया ही इतना ज्यादा था। मुझे लगा यार रहने के लिए, उस समय 9 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा मिनिमम 30 से 40 हज़ार रुपये ने तो पर मंथ चाहिए यहाँ पर, सिर्फ रहने के लिए, रहने और नॉर्मल खाना पीना, और आप नॉर्मल लोकल से चलोगे, चीज़ें करोगे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे माँ बाप मुझे 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ दें। मैंने कैसे कमाएंगे? और फिर यहाँ पर 1 महीने में जो एक्सप्लोर किया। कहाँ रहे थे आप 1 महीने में? मेरे बड़े भाई के क्लासमेट हैं वो, विद्युत जामवाल। अरे तो उस समय वो भी मॉडलिंग करते थे। अच्छा। और वो धीरे धीरे करके एक्टिंग में आ रहे थे। अच्छा। तो यहीं रहते थे, अपने 3 लोग वो लोग रहते थे एक फ्लैट में, शेयरिंग पे रहते थे। तो वहाँ पर मैं उनके घर पे महीना भर रहा था। अच्छा। उनके ड्राइंग रूम में मुझे जगह मिली थी सोने की। एंड ही वाज वेरी काइंड एंड उन्होंने बहुत ही प्यार से रखा मुझे, और चुपचाप से मुझे एक बारी ले गया और मुझे मॉनेटरी हेल्प भी किया हल्का सा। ये क्या कि तेरे को नहीं पता है, तेरे को ज़रूरत पड़ेगी रख ले। तो मैंने पैसे भी दे दिए यार, और ज़रूरत है अभी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव शहर था, ये समझ ही नहीं आया था कि क्या कैसे। 1 महीने में कहीं चक्कर लगाए, कहीं काम मांगा, कुछ ऐसा किया? बहुत चक्कर लगाए। तो मेरे कॉलेज के बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, प्लेयर्स के बहुत सारे लोग हैं। अभिषेक बैनर्जी भी प्लेयर्स हैं, वो तब कास्टिंग करते थे। तो उनसे भी मिला, तो तब वो बोलते यार मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर तुम्हें। तब वो भी स्ट्रगल करते थे। हाँ, वो कास्टिंग करते थे। एंड उन्होंने बोला कि करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला यार कहीं कास्टिंग का जॉब ही मिल जाए तो देखते हैं। तो मैंने किसी एक शर्मिष्ठा करके एक है हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ
अब डायरेक्टर हैं वो, SR FTI गई बाद में, हाँ। तब वो कास्टिंग करती थी, उनके साथ मैंने कास्टिंग करना शुरू किया। तो मैं यहाँ से तो मैंने बोला भाई अभी फ़िलहाल भारंगम जाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, हाँ। कास्टिंग से ही चलते रहेंगे या लिखाई पढ़ाई में जाना पड़ेगा, देखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। और यहाँ पर टिकने के लिए पैसा चाहिए। तो ये दिमाग में चल रहा था, कैसे कैसे ढूंढो, काम ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे, नाटक करना है, कुछ वर्कशॉप मिल जाए, कुछ कोई कहीं कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, कहीं किसी को क्लासेस सिखानी है, एक्टिंग सिखानी है, कुछ करके कहीं टीचर बनना है, कुछ भी करके करते हैं। तो करते कराते जब मैं वापस पहुंचा तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम का एक वो होता था उस समय स्टार्ट हुआ था वो। हाँ। और किंगडम ऑफ ड्रीम्स के चल रहे थे ऑडिशंस, तो मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम्स के ऑडिशंस किए, ऑडिशंस करके किंगडम ऑफ ड्रीम्स में मैं हो गया सिलेक्ट। तो दिल्ली से उन्होंने पहले 8 एक्टर का एक बैच सिलेक्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई आपको अब रिहर्सल के लिए मिलेगा पैसा थोड़ा बहुत, आपको अब जो है यहाँ पर रहना है, दिल्ली में रहना है और गुड़गांव में जगह है, तो आपको रिहर्सल के दौरान थोड़ा पैसा मिलेगा और यही पैसा डबल हो जाएगा जब आप शोज़ करना शुरू करोगे। अच्छा। तो 6 शोज़ आप रोज़ कर रहे हो, वो शोज़ भी काफ़ी डिफिकल्ट थे, उनकी रिहर्सल के दौरान आपको कुछ पैसा मिला। तो वो शोज़ किए, वो 2 साल किया। 2 साल करने के बाद वहाँ से कुछ मैंने 12 लाख रुपए के आसपास इकट्ठे हुए, बिकॉज वहाँ कुछ नहीं तो धीरे धीरे करके मेरी इनकम लाख सवा लाख रुपए पर मंथ हो गई थी। अच्छा। राइट, सो बट देयर आर अदर एक्सपेंसेस आल्सो। बेसिक निकाल रहे थे और सेविंग मुंबई के लिए भी कर रहे थे। इन मुंबई के लिए भी कर, तो वहाँ पर चल रहा था सही कि तभी उस दौरान मुझे एक कॉल आया था कि मेरा एक फिल्म में हो गया है, अच्छा, सिलेक्शन हो गया और उसमें वन ऑफ द लीड्स मिल गया है, मूव कर सकते हैं। तो दिल पे पत्थर रख के छोड़ते हैं, अब ये हो गए। एंड मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आके वो फिल्म जो थी वो नहीं हुई। अल्टीमेटली फाइनली पता लगा कि आपका पत्ता किसी और ने काट दिया। कौन सी फिल्म बाहर थी, आप थे। बताना चाहेंगे? रंगरेज नाम की फिल्म थी अच्छा। एंड जिसमें जाकी बग्गानी है, ओह, पूजा फिल्म्स की फिल्म थी। सो उसमें एक कैरेक्टर मिला था मुझे, 3 लोग हैं उसमें, तो एक तो जाकी बग्गानी खुद ही कर रहे थे, बाकी 2 थे, एक जिसमें विजय वर्मा थे और एक जो तीसरा रोल था वो। अच्छा। सो 3 दोस्तों की कहानी है, जिस एक दोस्त है जिसकी टांग कट जाती है। अच्छा। तो वो फिर बाद में मुझे रिप्लेस करके अमितोष नागपाल जी को लिया था, प्रियदर्शन की फिल्म थी। अच्छा। तो वो पहली अच्छा फिल्म चांस था वो। अच्छा चांस था। वो गया हाथ से। वो गया हाथ से, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा होता क्योंकि आप किसी और लेवल। दूसरी बार मुंबई आके भी झटका ही लगा। हाँ, पर उसी दौरान मुझे एक अंग्रेजी नाटक मिला यहाँ करने के लिए, यहाँ पे। हाँ, मंदिरा बेदी जी के साथ, दर्शन जरीवाला जी के साथ, विक्रांत पवार करके एक डायरेक्टर हैं जो कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स के ही डायरेक्टर थे, वहाँ पर डायरेक्ट कर रहे थे वो जंगूरा झुमरू उन्होंने डायरेक्ट किया। तो वो यहाँ पर एक नाटक कर रहे थे, सो ही कॉल्ड मी, सो वो अंग्रेजी नाटक किया, मेरा पहला अंग्रेजी नाटक था। इससे पहले किंगडम ऑफ ड्रीम्स से मुझे जो पहले एक्सपोजर मिला था वो मिला था एड्स के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट आपने बड़े-बड़े करके थे। हाँ, तो उस समय 2-3 एड्स थे जो मिलते, बिकॉज मैं नहीं करता था, मुझे लगता था थिएटर ही, और मैं वहाँ पर अपना थिएटर ग्रुप भी मैंने छोटा सा बना लिया था। तो नाटक कर रहा था और मैं बहुत खुश था नाटक कर करके, पर मैं बहुत सिक्योर और सेफ जोन में जा रहा था। पर वहाँ से मैं निकला क्योंकि मीडिया का पहला चस्का लगा। तो मेरा एक दोस्त है पीयूष रायना करके, जो कि डंकी फिल्म में भी एक्ट किया उन्होंने। अच्छा। तो वो भी कास्टिंग भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, पर वो बाहर था, NSD नहीं था। तो उसने मुझे मेरा पहला ऐड दिया था, केलॉग्स स्पेशल के का एक ऐड था, वो मिला था। उसमें मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी पहले, क्योंकि मैं किसी प्ले के लिए बढ़ा रहा था। तो उन्होंने बोला कि दाढ़ी काट दो। अच्छा। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के दाढ़ी काटी। ठीक है, प्ले में क्लीन शेव सही, ये सब हुआ। फिर उसके बाद एक कैडबरी जेम्स का एक ऐड मिला, जो कि आज भी लोग जानते हैं। हाँ। वो चुन के जो गिर जाता है। हाँ। उस ऐड से काफ़ी एडवर्टाइजिंग लाइन में मुझे पुश मिला और फिर एड्स का फ्लो थोड़ा सा बना। सो फिर जब फाइनली मैं बॉम्बे भी आया तो मुझे 6 महीने लगे अपना काम ढूंढने के लिए एंड एड्स वैड्स ढूंढने के लिए, चीज़ें करने के लिए। बट देन इट केप्ट रोलिंग। देन आई थॉट कि अरे एडवर्टाइजमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई हैव क्रैक्ड, और यहाँ पर थोड़ा एजेंसीज नो मी एंड वो चेहरा जो है वो, बिकॉज दैट एड बिकेम सो फेमस, कैडबरी जेम्स वाला मेरा दूसरा तीसरा ऐड था वो। सो उस ऐड की वजह से काफ़ी काम आने लगा। फिल्में जिसके लिए आए थे, तो कब पहली फिल्म मिली, कैसे मिली? बड़े पर मतलब फिल्म मिली थी एक बिगनिंग में, पर वो बहुत ही कोई ऐसे न्यूनतम हिसाब के बना रहा था फिल्म। मुझे 30,000 रुपीज़ मिले थे फॉर द होल मंथ टू डू दैट फिल्म, बिकॉज मैंने उनसे कहा था कि सर इतना तो दे दो कि मैं घर का किराया दे सकूँ।
और घर का खर्चा दे सकूं। तो मेरा कुछ 14,000 रुपये किराया था तब। मैं मलाड में रहता था, मलाड कांदीवली के बॉर्डर पे। वहाँ पर भी बॉर्डर। मेरे को लगा कि भाई मंथली खर्चा जो है, खाना पीना ये सब मिला मिलू के 30,000 रुपये तो हो जाता सर खर्चा, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है 30,000 रुपये ले लो। अब मैंने बोला ठीक है। उस फिल्म में मेन रोल दिया था, वो मामी फेस्टिवल में फिल्म आई थी एंड काफी अच्छे शॉर्ट फिल्म थी, फीचर फिल्म। राजपाल यादव के साथ था उसमें, मेहर विज थी, मैं था, एक बंगाली एक्टर थी संपूर्णा करके वो थी। सो वो फिल्म थोड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, मामी फेस्टिवल तक आई और उसके बाद वो उस फिल्म आगे रिलीज नहीं हो पाई। तब तक भी कमर्शियल से दूर थे। कमर्शियल सिनेमा मुझे जो मिला था दैट वाज आफ्टर व्हेन आई गॉट अ टेलीविजन सोप। तो पहले बीच में जी थिएटर कुछ कर रहा था और नाटक ही करता था। मुझे लग रहा टीवी नहीं करूंगा, जब तक टीवी से मैं दूर भागता हूँ, क्योंकि टीवी बहुत टीडियस है। और उस टीडियसनेस में होता क्या है कि आपको रोज 18 मिनट की फुटेज प्रिंट करनी है। व्हेन आपको 18 मिनट की फुटेज जब आपको रोज बनानी है तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, ना राइटर के पास बेचारे के पास सोचने का टाइम नहीं है। और आप ये नहीं करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। सो आपके पास टाइम ही नहीं है, आप 1 से 2 टेक ही दे सकते हो। तो आपके पास जब तक लाइन आती है, एक दिन पहले लाइन आएगी, आपने जैसी लाइन पढ़ी, अब आपको तो एक दिन पहले भी नहीं मिलती ना, आपको तो उसी टाइम मिलती है, आपको तो उसी टाइम मिलती है। आपने लाइन पढ़ी और इसमें कितना ही सोचोगे और क्या ही करोगे, कुछ बनाने का कुछ है और आप जाके फिर सीधा डायलॉग बोलते। फिर भी आपने किया टीवी? तो टीवी से थोड़ा रिस्ट्रेन करता था, बट लकीली दिस टेलीविजन थिंग, बीच में मैंने छोटा मोटा कुछ किया था, बडी प्रोजेक्ट करके कुछ आया, पैसे कमाने हैं तो जहाँ जो मिल रहा है फिलहाल काम कर लो। फिर इधर मतलब वो करके भी समझ में आया कि आप चलो 5 दिन के लिए तो किरदार बना सकते हो, लेकिन ये रोज करना और रोज ये बहुत 12 से 14 घंटे एवरीडे करना, इट्स लाइक। और मैं वहाँ के एक्टर्स भी देखता था, वो भी बेचारे थके पके आते थे, यहाँ सर बताइए आज क्या बोलना, अच्छा ये बोलना, हाँ बोल दे। और उनको शूट भी करना होता है, कितने एंगल शूट कर लेंगे, कितने क्रिएटिव हो जाएंगे। उनके पास वही टेम्पलेट है कि यहाँ कैमरा लगा, यहाँ कैमरा लगा, चल हो गया, ये कैमरा लगा हो गया, चलो ये शॉट वो शॉट हो गया। उनका एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा वो डायरेक्टर ने मार्क किया है। डायरेक्टर भी बेचारा स्क्रिप्ट पे ही बैठा रहता था सारा दिन, क्या ही करेगा वो, फटाफट मार्क किया, इसको इंपॉर्टेंस देना, इसको इंपॉर्टेंस देना। उनकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है दिखाने के, वो करके खत्म। पर ये टीवी जो था ये लिमिटेड सीरीज थी, सुमित संभालेगा, एवरीबॉडी लव्स रेमंड का रीमेक था। और यूएस से कंपनी आई थी सेटअप करने के लिए। तो सडनली आई वाज लाइक, अरे आधे से कम बजट में काम किया मैंने। कि मुझे पता ही नहीं था कितना पैसा मांगना होता भाई। और आसपास के जितने लोग थे बोलते तो तू नया है, तुझे इतना मिल जाए तो बहुत है। मतलब तुमने 15,000 रुपये पर डे ले लिया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा ऐसा है। तो ऐसे ऐसे करके सेटअप मिलता था, टीवी का वो रोल मिल गया। 108 एपिसोड का पहला सीजन था उसका। और उसके बाद इट डिडंट बिकम दैट प्रॉफिटेबल फॉर टीवी चैनल। उसमें पार्टनर्स भी थे, सोनी यूएस, स्टार प्लस इंडिया, प्लस डीजेज। तो ये जो थे, ये तीनों पार्टनर्स थे। तो इन सब के पार्टनरशिप में बेचारों को जितने टीआरपी चाहिए थी उतनी टीआरपी नहीं मिली। इनको 4.0 की टीआरपी तो मिनिमम चाहिए थी। एंड आवर टीआरपीज वेंट टिल 2.6 2.7 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हिच वाज गुड टीआरपी। एंड स्क्रिप्ट जो थी वो पहले से लिखी हुई थी, तो आपको पहले से मिल जाती थी। पर मेहनत तो वैसी ही थी अल्टीमेटली, बिकॉज it's all economy, the kind of money which is being given and the kind of money you need to print. तो सुमित संभाल लेगा 108 एपिसोड की सीरीज ये ख़त्म हुई। और ये ख़त्म होने के बाद अब लगा अब क्या। सो अब ये दिमाग में आया कि अभी थोड़ा टीवी नहीं करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। एंड नहीं मिल रहा था टीवी, काफ़ी समय तक नहीं मिला। फिल्म में तभी भी क्रैक नहीं हो रही। पर फॉर्म ऑफ एक्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है टीवी में और उसमें। ज़्यादा सटल एक्टिंग होती है ओटीटी में, ज़्यादा सटल एक्टिंग होती है फिल्मों में। टीवी में बहुत कट करके, तो वो एज एन एक्टर समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप साल भर से ये कर रहे थे और आप रोज़ कर रहे थे। महीने के 20-22 दिन आप तो यही कर रहे थे ना, आपको छुट्टी भी नहीं मिलती थी, तो आप कुछ कर ही नहीं पाते हो बीच में। सो जैसे ही आपने यहाँ से बाहर निकले तो आप 11 महीने तक कुछ कर रहे, तो आपकी आदत में बैठ जाएगा।
तो वैसी वाली है कि आप जिम जाते हो तो आपकी बॉडी ऐसी ही हो जाती है, तो आप किसी से मिलते भी हो तो आपकी आदत ही हो जाती है। अब नॉर्मल होने में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको काम करना पड़ेगा। यस, सो मैं ढूंढ रहा था काम, पर मुझे नहीं मिल रहा था। काम कैसे ढूंढते हैं यहाँ पे, ये भी मैं जानना चाहती कास्टिंग हूँ। डायरेक्टर्स, कास्टिंग मेरा डायरेक्टर्स, simple ऑफिसेज one जाओ और बस वहीं पे मिलो और अपना प्रोफाइल दो और वो सब। यस। और दूसरा तरीका जो मेरे को पता लगा पर मेरे लिए कभी काम, या मैंने उस तरीके का ज़्यादा सहारा नहीं दिया, कि यू गो एंड मीट राइटर्स, डायरेक्टर्स। तो मुझे हमेशा से लगता था आपसे क्यों मिलेंगे, मेरे जैसे तो बहुत है। तो और मिल भी गई तो वो काम क्यों दिलवाएंगे आपको? तो वही है कि धीरे धीरे करके बाद में समझ में आती है कि भाई अपने अंदर क्वालिटी आपको होन करनी चाहिए, एंड अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी एंड व्हेन यू विल मीट अ पर्सन, वो जज कर लेगा कि आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं है। तो वो क्वालिटी तभी आएगी जब आप अपना काम जानते हो, और जब आप अपना काम जानते हो तो आपको जो आदमी जैसा चाह रहा है वो वैसा मिल जाएगा। वही है तरीका, एक वो तरीका था। तो जैसे मेरे एक डीओपी थे जिनसे मैं मिला था, उन्हें जो मैंने आपको बताया ना पहली फिल्म जिसमें 30,000 रुपीज़ मिले थे, उसके जो डीओपी थे उन्होंने मुझे एक बार एक फिल्म के लिए बुलाया था। वो मैंने फिल्म की भी थी, है अपना दिल तो आवारा करके एक फिल्म है, जॉय मुखर्जी के सबसे बड़े बेटे हैं, उन्होंने वो फिल्म बनाई। तो उस फिल्म में मुझे एज ए लीड लिया था उन्होंने, बट स्टिल एक्टिंग के ऊपर मुझे अभी बहुत सारा काम करना था, एंड आई थॉट कि मैं अभी बहुत कच्चा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बिकॉज अभी सब क्या चल रहा है, सब प्रेजेंटेशन चल रही है कि मुझे कोई देख ले, मुझे कोई पकड़ ले। वो ईगरनेस जो है मुझे कैरेक्टर में जाने से रोक रही है, क्योंकि टीवी में भी यही होता है कि अपना डायलॉग बोल दिया, मैं ऐसा डायलॉग बोल दूंगा, वैसा डायलॉग बोल दूंगा, पंच मारूंगा। तो आप हमेशा ना प्रेजेंटेशन में घुसे रहते हैं, वेराज काम प्रेजेंटेशन का नहीं है, प्रेजेंट हो जाएगा। वो आपका जो काम है वो अलग काम है, आपको तैयारी करके आना पड़ेगा कि आप प्रेजेंटेबल लगे, उस किरदार का पार्ट लगे, आप वो किरदार लगे। वो आप अपना बॉडी पे काम कीजिए, अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिए, अपने लहजे पे काम कीजिए, तरीके पकड़िए, लोग क्यों बोलते हैं, किस तरह से वो अलग काम है। पर जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो एक्टिंग में आपको अपना थॉट बोलना होता है। तो ये चीज़ समझना कि आपका थॉट क्या है, आपका सबटेक्स्ट क्या है, आप अपनी इमेजिनेशन, रिलेशनशिप्स और ब्रेथ के साथ अपने बॉडी के साथ क्या करते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ थी। एक आवाज़ के लिए मैंने बहुत सुना है कि कई एक्टर्स आवाज़ को बेसी बनाने के लिए स्मोक करते हैं, कि स्मोक के बाद आवाज़ बेसी होती है। क्या ऐसा वाकई में सच है? जो हमने समझा है एक्टिंग के बारे में, जो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि आपको अपनी नेचुरल आवाज़ में बात करनी चाहिए। और हम लोग के एक टीचर हैं आदिल हुसैन सर, वो हमको NSD में मेरे गुरुजी रहे, उन्होंने पढ़ाया वहाँ पर हमें। वो एक कहते थे कि भाई बच्चा पहला शब्द जो बोलता है वो गले से अपने माँ या बाप को बुलाता है, अमूमन माँ हमारे देश में। तो बोलते हैं बस ये इमेजिन करो कि सामने तुम्हारी माँ है और एक बारी बस बुलाओ उन्हें, या किचन में है या कहीं है, उनको बुलाओ। वो जो आवाज़ तुम्हें मिलेगी ना, वो तुम्हारी आवाज़ है। उसके अलावा ना कोई और आवाज़ मत पकड़ो, क्योंकि सुनने वाले को पता लगता है ये मेरा बेवकूफ़ बना रहा है, ये आवाज़ भारी करके बोल रहा है, ये आवाज़ पतली करके बोल रहा है। मत करो ना, आप जो हो वो रहोगे तो ज़्यादा अजीज़ लगोगे, ज़्यादा अच्छे लगोगे, ज़्यादा अपने लगोगे। तो हर इंसान को यही चाहिए होता है कि नॉर्मल आदमी लगे, तो बस वो नॉर्मैलिटी की प्रैक्टिस रही। तो मेरे को तो खैर आवाज़ के बारे में ये जानकारी है। बाकी बेस वेस और इस तरह की चीज़ें तो अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग फंडे हैं, अलग अलग समझ है, अलग अलग बॉडी टाइप्स है। अब स्मोक मान लीजिए कई लोगों के गले को बेसी करती है, कई लोगों को कैंसर भी दे जाती है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो आप वही है, बॉडीज विल रिएक्ट टू थिंग्स डिफरेंटली, एंड ये चीज़ें थी। तो साल भर के बाद फिर एक फिल्म मिली मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के बाद मुझे सेक्रेड गेम्स मिला। जब मैं मणिकर्णिका में, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, रोल बहुत छोटा सा नज़र आया, पर हम लोग को महीने भर की ट्रेनिंग थी, हॉर्स राइडिंग की, तलवारबाजी की। जो ट्रॉय के एक्शन डायरेक्टर थे, ही वाज देयर टू आपको तलवारबाजी सिखाना। तो एक दिन से NSD वाले दिनों में थोड़ा सा ले गए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि सुबह जाते थे हॉर्स राइडिंग के लिए, फिर तलवारबाजी के लिए, फिर हॉर्स राइडिंग के लिए, फिर तलवारबाजी के लिए। तो आप एक तो ट्रैवल ही करते रहते थे, क्योंकि बैंड्रा में होता था, फिर एक जगह वो महालक्ष्मी में होता था, रेस कोर्स में। तो यही करते रहे, और उसी दौरान आपके बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई। मैं रहता था मड आइलैंड में तब। उसी प्रोसेस के दौरान जब अपनी मेहनत के प्रोसेस में आया, तो शायद वही पुराना प्रोसेस वापस जाग गया, जो NSD का प्रोसेस था।
इसलिए फिल्मों के ऑडिशन क्रैक होने लग गए। तब मुझे केसरी मिली, इनसाइड एज भी मिला, यस उसी दौरान मिला। सो देन स्टार्टेड अच्छा काम मिलने लग गया कमर्शियल सिनेमा में आपको। लेकिन रोल्स छोटे थे, कम थे, तो तब आपको ये लगता होगा कि थोड़ी ड्यूरेशन बढ़े। हाँ, मतलब जैसे सीक्रेट गेम्स में अच्छा किरदार क्रैक हुआ, और वो क्लियरली सिर्फ ऑडिशन बेसिस पे क्रैक हुआ। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पर ही हुआ था। देन केसरी मिली थी, केसरी जोगी जी कर रहे थे, तो उनके यहाँ ऑडिशन बेसिस पे वहाँ केसरी का रोल मिला। मुझे जो मिला वो सब ऑडिशन से मिला, सो वो सब करने लगा। मैंने फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई डू क्वालिटी वर्क, डू नॉट गो फॉर क्वांटिटी। भले ही छोटा रोल मिले पर अच्छी जगह पे मिले, और अच्छे डायरेक्टर, अच्छे लोग, अच्छी प्रोडक्शन कंपनी, ताकि ऐसा ना हो कि आप हल्के फुल्के में, या तो डंकी के साथ वो सारे सपने पूरे हो गए। डंकी। मास्टर क्लास डायरेक्टर, एक ही फिल्म में सब कुछ हो गया। तो डंकी कैसे मिली आपको, और कितने सिलेक्शन के राउंड्स हुए? राजकुमार हिरानी ने कितना परखा आपको फिल्म में लेने से पहले? काफी परखा, बिकॉज वो काफी परख राउंड्स हुए होंगे ऑडिशंस के, लुक टेस्ट। तो सबसे पहले तो एक ओपन ऑडिशन स्टार्ट हुआ था, एंड आई थिंक ये लॉकडाउन की बाद की ही बात है। तो मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से ऑडिशन आया, और उन्होंने बोला अपना एक सेल्फ टेस्ट बना के भेजिए। एक स्क्रिप्ट चल रही थी जो कि डंकी की स्क्रिप्ट नहीं थी, पर एक नॉर्मल सीन था जो लिख के आता था, जिसमें 2 किरदार थे। उनकी तरफ से ही सीन लिखा हुआ आता था, जिसमें बल्ली और बुग्गू के 2 किरदार थे। दोनों किरदारों को आपको ऑडिशन करके भेजना था। तो वो भेजा, फिर वहाँ से एक और राउंड ऑफ सिलेक्शन हुआ, फिर उन्होंने वहाँ बुलाकर ऑडिशन किया, फिर उन्होंने बोला अच्छा इसको बुलाओ, फिर बातचीत की, फिर उन्होंने फिर से एक बार हल्का सा ऑडिशन किया, फिर लुक टेस्ट किए, फिर लुक टेस्ट करने के बाद उन्होंने फाइनली कॉल लिया कि ओके। और क्या इस पूरे प्रोसेस में शाहरुख थे हर जगह? नहीं, राजू सर थे, राजकुमार हिरानी। उन्होंने ही हो गया, मतलब शाहरुख का अप्रूवल नहीं चाहिए एज ए डायरेक्टर उन्हें? आई डू नॉट नो, बिकॉज उन्होंने, वो जब भी कुछ ऑडिशंस लेते हैं, कुछ लेते हैं, वो 10-15 लोगों को दिखाकर, उनकी सलाह मशवरा करके, एंड व्हाट ही फील्स को कंबाइन करके डिसीजन लेते हैं। सो मुझे लगता है कि उन्होंने दिखाया होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, या शायद नहीं दिखाया होगा, डिपेंड्स, मुझे उसके बारे में नहीं पता। पर हाँ, शाहरुख सर रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा तो रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने काफ़ी लोगों को दिखाया था, अपने परिवार में भी उन लोगों को दिखाया था। उनका बेटा खुद काफ़ी राडा से पास आउट है, राडा रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स इन लंदन, तो वो भी पढ़ाई कर रहा है। एंड अभिजात जोशी हैं जो उनके राइटर हैं, उनको भी उन्होंने दिखाया। तो वो सब बैठ के ही सहमति उन्होंने फॉर्म करी। तो उसी तरीके से सिलेक्शन होता है, जहाँ पर आपको 10 लोग बोले अप्रूव्ड, तो गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस काइंड ऑफ फिल्म इज अ बिग थिंग। इनिशियली तो आपको बताना अलाउड नहीं होगा कि आप इसके साथ ये फिल्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट शेयर नहीं कर सकते थे किसी के साथ। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आपने साइन किया था। एंड राजकुमार हिरानी जी तो इज वेरी सीक्रेटिव अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। कुछ भी रिलीज हो गया तो उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो सेट पर क्या माहौल रहता था? फोन्स वगैरह क्या आपके लॉकर्स में रखाए जाते थे? तो शुरुआत में आपके फोन्स जमा हो जाते थे, आपको टोकन मिलता था। फिर थोड़े समय बाद जब भरोसा जमा, तो वी एक्टर्स, बिकॉज हम लोग उसका मेन हिस्सा है, तो हम लोग को फिर भी हमारे फोन्स अलाउ किए, लेकिन बाकी सबके जमा होते थे। पर धीरे धीरे करके उसकी लीवरेज मिली, जैसे जैसे लोगों पर विश्वास होता गया टीम पे। यस ऑर्गेनिकली। पहले दिन कौन सा सीन शूट किया था? रोहिताश गौर जी के साथ जो सीन था, तापसी मैम, मैं और अनिल, तो हम लोग वीज़ा लगाने के लिए जाते हैं, वो पूछते हैं कि कितने पैसे लगेंगे हमको वहाँ का वीज़ा, वो तो ये है नहीं है, वो है नहीं है, और उनको 1.5 लाख रुपए और वो कुछ 40,000 अपनी सेविंग देने की बात करते हैं। वो था पहला सीन, जिसके बाद आपको धोखा मिलता है। लेके भाग जाते हैं पैसा वो। शाहरुख के साथ जब शूट था तो कौन सा सीन पहली बार शूट किया था? शाहरुख सर के साथ मेरे ख्याल से पहला सीन इसी की कंटिन्यूशन ही थी। मेरे ख्याल से यही वाला सीन था, जिसमें वो आते हैं और वो बोलते हैं कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया, वैसा वाला वो। तो शाहरुख जब सेट पर आते हैं तो कैसा माहौल रहता है? मतलब कि शाहरुख आ रहे हैं, पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है और सब रेडी रहते हैं, क्या रहते हैं? तैयारी देखिए, वो हम लोग शूट तो करते हैं, एक स्केड्यूल तो लगता ही है, तो सर का एक टाइमिंग होता है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से सर आते हैं। उससे पहले जो भी हमारी तैयारी वैयारी है वो सब होती थी। एंड ऑफ कोर्स ये तो सबके लिए है, मतलब इवन यू आर वॉकिंग ऑन द सेट और शाहरुख सर इज वॉकिंग ऑन। कोई स्पेशल मतलब किसी के लिए तैयारी नहीं, सबको ऐसे ही? सबके लिए स्पेशल तैयारी पहले से, मतलब कोई किसी के लिए नहीं, सबके लिए स्पेशल तैयारी होती थी। मतलब बिकॉज द मोमेंट यू आर ऑन सेट,
आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सूरज आपके लिए नहीं रुकेगा और आपके पास ये टाइम लिमिट है, इसी टाइम लिमिट के अंदर आपको करना है। you're वर्किंग विद द नेचर। सनलाइट में आपको शूट करना है तो सनलाइट में आपको सारे सीन्स करने हैं, नाइट के सीन्स इतने हैं नहीं, और वो टाइम लिमिट होता है। तो सारी चीज़ स्केड्यूल्ड है, पूरा सब कुछ प्लान्ड है, अच्छी प्लानिंग, अच्छा स्केड्यूलिंग, सब लोग टाइम पे। तो फिर फ्लॉलेस काम हो जाता है। काम तो बहुत फ्लॉलेस रहा है। कौन सा सीन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा आपको करने के लिए हाँ। ये किडनी वाला सीन जो था वो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगा था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार ये बात बोलना कि किडनी यहाँ है और ऐसा ऐसा इधर उधर करके दिखाना, इट शुड नॉट लुक स्लीजी, इट शुड नॉट लुक चीप, अदरवाइज इट विल डिफीट द पर्पस। बी, ये बिल्कुल ऐसा डेड पैन भी नहीं हो जाना चाहिए कि मेरे को 4 लाइनें दी और मैंने बोल दी कि ये आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं, हाँ मैं हूँ, तो किडनी कहाँ होती है, सर यहाँ, सर यहाँ, ऐसे भी नहीं कर सकते ना। नॉर्मल आदमी नॉर्मल किडनी यहाँ होती है सर, इसको मजाकिया भी बनाना है। प्लस राजू सर का एक स्टाइल है, वो नॉर्मल रियल लाइफ से थोड़ा सा एक नॉच ऊपर करके, उनको चाहिए सीन में एनर्जी सो दैट ऑडियंस देखे। तो आपको ड्रामेटिक भी बनाना है, पर ऐसा भी ड्रामेटिक नहीं बनाना है कि आदमी बोले यार फेक है। तो मैं तो तोते उड़ गए थे उस समय कि मैं क्या बैलेंस ढूंढूं जिससे ये, इनफैक्ट वही एक सीन था जिससे मेरे पूरे किरदार की लाइन भी निकली कि कौन सा ऐसा आदमी है जो ऐसा इतनी जो ये बोल सकता है, इसका दिमाग कितना नर्वस होगा ये आदमी कि इसका दिमाग ही नहीं चला उस समय। और आपको बिलीव होना चाहिए इस बात पे कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है, बिकॉज यू आर सो नर्वस एंड यू आर सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम। और वो उस नर्वस एनर्जी में वो कर गया, घबराहट में, और बाद में जाके रियलाइज कर रहा है कि कौन करता है ऐसा। वो खुद भी रियलाइज कर रहा होगा ना कि कौन करता है ऐसा, एंड ही इज लाइक यार हो गया जीवन में। लेटर ऑन इन हिज लाइफ ही माइट बी थिंकिंग ऑफ दैट कि यार होती हैं चीज़ें, हम करते, सब गलतियां करते हैं, मैंने भी एक गलती कर दी। तो इस तरीके के इंसान का किरदार का बेस वो था। तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग और बहुत वैसा सीन था कि कहीं ज़्यादा रिहर्स भी हो जाएगा तो भी आपके हाथ से गया, तो वो डिफ़िकल्ट था। एंड उससे पहले वाला सीन भी हल्का सा डिफ़िकल्ट था, जहाँ पर वो चेयर पुल करनी है और आपको पुल करते करते इतना नेचुरली, आपको मालूम है ना पीछे शीशे से टकराने वाले हो, पर कैमरे पे नहीं लगना चाहिए कि आप शीशे से टकरा रहे हैं, आप कैमरे पे लगना चाहिए कि पहली बार टकराया है। और मुझे वो सीन करते 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 उनको सर को लगा नहीं थोड़ा सा और नेचुरल, नहीं थोड़ा दोबारा करो। आप 25 बार ही टकराएंगे और 25 बार ही ऐसा लगना चाहिए कि आप अभी पहली बार टकरा रहे हैं, पर आपके कॉन्शियस माइंड में आपको मालूम है कि आप टकराने वाले हो। हाउ विल यू मेक इट नेचुरल? दैट इज़ वेयर ट्रेनिंग कम्स इनटू प्लेस। दैट इज़ जहाँ पर आप इस चीज़ को फॉरगेट करते हो कि मेरे को प्लानिंग को पीछे रखते हो और अभी में जीते हो, हाल फिलहाल में करते हो। शाहरुख के साथ कितना वक्त बिताने को मिला? क्या साथ में लंच करते थे, डिनर करते थे? कितना सेट पर घुलते मिलते थे? बहुत कुछ सर के साथ, तो मतलब सेट पे तो खैर नहीं, बिकॉज शाहरुख सर का सेट पे तो हम लोग नहीं, उनके साथ लंच डिनर कभी कभार हुआ, पर हाँ चाय कॉफ़ी ये सब उनके, मुझे बिकॉज वो अपना वैनिटी में जाते थे फिर आते थे, वो कब खाते थे हमें भी नहीं पता। तो और क्या खाते थे ये नहीं देखा, या उनके मग में क्या रहता है, वो कॉफी कौन सी पीते कि इतना जग पाते, इतनी एनर्जी ला पाते? वो तो खैर मेरे ख्याल एक्सरसाइज बहुत करते हैं, स्टार्ट्स हिज डे अर्ली, एंड घर पे ही जिम है उनके, सब कुछ है, चीज़ें हैं, तो ही मेंटेन्स हिज फिटनेस, ही ईट्स वेरी लेस। अच्छा, ईट्स वेरी लेस एंड उतना ही खाते हैं जितना ज़रूरत है। कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी एक चीज़ हमें मेरे ख्याल से नेस्प्रेसो करके एक चीज़ आती है, शायद वो एक मशीन दुबई में गई थी, हमने वहाँ देखा, तो नेस्प्रेसो पीते हैं। साथ में उनकी कॉफ़ी मशीन भी गई थी, एक नेस्प्रेसो की एक नॉर्मल छोटी सी एक मशीन होती है, विच इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी ट्रैवल बेसिस, ज़्यादा महंगी मशीन नहीं, मेरे पास भी है वो। अच्छा। तो वो दुबई में तो काफ़ी सस्ती भी मिल जाती है, एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज अ मशीन। तो उसके कॉफ़ी पॉट्स आते हैं, तो आप डालते हो, दबाते हो, बटन दबाया, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं वो जनरली, एंड दैट्स व्हाट, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, कोक भी पीते हैं, कभी कभी ब्लैक वाटर भी पीते हैं। तो हम भी देखते रहते थे क्या पी रहे हैं, कुछ हमें मिल जाए पर ऐसा कुछ नहीं, कुछ जनरली ऐसे बैठ के बातचीत नहीं हुई एज एन आर्टिस्ट, या कोई कैजुअल टॉक्स भी हुई, बट वो वैसा है कि चलो अब सारे लोग यूनिट बाहर है, सो शाहरुख सर वुड से दैट ओके फाइन, कम वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल हैव डिनर टुगेदर, कुछ खाते पीते हैं। तो उन्होंने कभी हमें जापानीज़ खाने के लिए बुलाया, तो वहाँ पर मतलब
जैसे हम बुडापेस्ट में शूट कर रहे थे तो वहाँ जो भी रेस्टोरेंट था, एक जापानीज रेस्टोरेंट था, वहाँ पर सर ने एक छोटी सी पार्टी थ्रो करी, ये आओ सब लोग आओ। सो सुशी वूशी खाया हम लोगों ने वहाँ पर, एंड दैट इज़ व्हाट, एंड बस हाँ, वी एंजॉयड। आपका मन्नत का टूर का काफी चर्चा रहा कि आप एकदम फैसिनेटेड हो गए थे जब हाँ, मतलब उन्होंने पहली बार आप जाओगे तो ऑफ कोर्स लगेगा ही ना कि अभी तक तो आप सड़क के इस तरफ खड़े होते थे, अब सड़क के उस तरफ जाके अंदर से घुसोगे, आपकी चेकिंग होगी पूरी, तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा, मतलब जाओगे तो। हाँ, और मैंने एक जगह पे ये भी कहा था कि अंदर जा तो चेकिंग होती है। अब चेकिंग होती, कैसी चेकिंग होती है उन्होंने पूछा, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई एयरपोर्ट में जैसी, मतलब जैसे एयरपोर्ट में जैसी चेकिंग होती है वैसी चेकिंग होती है, कि मतलब आप किसी भी बिल्डिंग में भी जाओगे, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी जाओगे तो भी वैसी चेकिंग होती है भाई जैसी एयरपोर्ट में होती है। होटल में भी जाते हो तो भी वैसी चेकिंग होती है कि आपका बैग स्कैन होता है, छोटा सा, राइट, एक छोटा स्कैनर लगा होगा, साथ में वो एक जो डोर का मेटल डिटेक्टर होता है उससे निकलते हो, आपको पूरा स्कैन किया जाता है, जाओ। इतना ही तो बोला था, उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी। मैंने यार, मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन दिया था, आप लोगों ने इसका पतंगड़ बना दिया। सो खैर, हाँ ये है। आगे अब आप कौन से प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं? बिकॉज डंकी जो है वो तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बन गई है और इस फिल्म की रीच भी बहुत गई है, फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत है। फिल्म इंडस्ट्री को जिन नामों से जाना जाता है उनमें से 2 लोगों के साथ आपने काम किया है, राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख खान। इसके बाद किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स करेंगे और क्या है आगे की प्लानिंग? ऑफ कोर्स हर इंसान चाहता है कि एक बार उसे जो तरक्की मिल जाए उस तरक्की से नीचे स्टेप ना करे। तो आई एम होपिंग आई विल गेट इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट रोल्स, एंड इस फिल्म को करने के बाद शायद एक भरोसा तो लोगों में बना होगा कि ये एक बड़ा किरदार, वो एक किरदार जिम्मेवारी से निभाने की कुव्वत रखता है एक्टर। तो वो भरोसा जो मुझे लगता है कि लोगों में नया नया जन्मा है, तो मैं चाहूँगा कि लोग मुझे मेरे स्किल के बेसिस पे, मेरे काम के बेसिस पे मुझे सिलेक्ट करें। एंड चलो ये तो फिर भी ये जो हमने फिल्म करी ये एक यॉनर की फिल्म है, पर और भी यॉनर्स हैं जिनमें मैं काम कर सकता हूँ। सीरियस यॉनर्स हैं, थ्रिलर्स हैं, जैसे अभी मैं एक Z5 का, जिसके लिए मूछे हैं ये सब, इसीलिए आपने ये लुक लिया हुआ है। मैं Z5 का एक शो है, द्वंद करके एक शो है, तो उसमें प्रियंवदा चैटर्जी एंड गौहर खान है और मैं भी हूँ। तो ये शो की शूटिंग के लिए शायद आई विल बी डूइंग दिस शो। सो अब ये अलग रोल है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल है। मतलब बुग्गू लखनपाल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे हो सकता है? एक एक्टर तो हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो व्हाट आई एम लुकिंग आउट फॉर इज मोर डिफरेंट रोल्स एंड प्लस मीटियर चंक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं चाहूँगा कि अब आपने देख ही लिया है तो वेस्ट मत करो, फुल तरीके से एक्सप्लॉइट करो, पूरा इस्तेमाल करो। ये तो राइट टाइम है, बिकॉज इतने साल जो मुंबई में स्ट्रगल किया वो इसी दिन के लिए किया, और इसके बाद तो बस। और अब तो क्या है, आम जनता भी थोड़ा नाम से जानने लग गई है। तो मैं अभी कभी फ्लाइट से इधर उधर गया या कहीं जा रहा हूँ तो लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं, विक्रम सर या विक्रम कोचर, यार ब्रिलियंट वर्क, आई वांट टू हैव अ सेल्फी विद यू। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे ज्यादा इंटरव्यूज भी आपने आई थिंक डंकी के बाद ही दिए होंगे। हाँ, अरे मतलब मेरा सांस लेना ऐसा हो गया था कि मेरे को समझ ही नहीं आता था किसने कब कॉल किया है, कहाँ किया है। सो मैं स्केड्यूलिंग, इतने सारी स्केड्यूलिंग मैंने जीवन में नहीं की क्योंकि सब ऑर्गेनाइज्ड होता था। क्लासेस आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किताबें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, स्क्रिप्ट्स पढ़ना आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कौन सा कॉल कहाँ से आ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं कॉल सेंटर में थोड़ा ना काम करता हूँ, लाइक दैट। और अचानक से इंडस्ट्री में सबके पास आपके नंबर पहुंच जाते हैं। हाँ। जब आप काम ढूंढ रहे होते हो तब आपके नंबर होते हुए भी कोई कॉल नहीं करता है। दिस इज सो ट्रू, एंड आई रियली होप कि भाई आपको राइटर्स जो हैं वो सोचें। हाँ। उनके दिमाग में भी आया होगा ना, सो देयर इज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग फॉर देम टू एक्सप्लोर। विक्रम जी, करियर के बारे में बहुत बात हो गई, प्राइवेट लाइफ में कौन कौन है आपके फैमिली में और कैसा परिवार है आपका? बढ़िया, नॉर्मल खुशनुमा परिवार है, अच्छा परिवार है। मेरी वाइफ हैं, हमारा 3रा साल हो जाएगा अभी शादी करे। अच्छा। लॉकडाउन के दौरान ही शादी की थी। अच्छा। लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज है। क्या करती हैं आपकी वाइफ? वो सिनेमाटोग्राफर हैं। उनका नाम है कुहू। अच्छा। एंड काफ़ी बढ़िया आर्टिस्ट हैं वो भी। हम लोग सेट्स पे ही मिले थे, दोस्त बने। अच्छा। और उसके बाद हमने सोचा कि दोस्ती जो है उसको एक रिश्ते में बदल दें। तो ये हुआ। एंड मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी बहन हैं,
बड़ी बहन जो है वो दिल्ली में रहती हैं, बड़े भाई हैं वो हैदराबाद में हैं, मेरे नेफ्यूज़ हैं, दीदी का एक बेटा है, बड़े भाई के 2 बच्चे हैं। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था डंकी के बाद? एक्सट्रीमली हैप्पी, दे वेरी हैप्पी। एंड बड़े भाई तो खैर कम ही तारीफ़ करते हैं, पर उन्होंने बोला कि ये हुआ है तुम्हारा कोई काम जिसे हम मतलब जिससे भाई तुमने मतलब बहुत ही, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत प्राउड महसूस हुआ है। एंड एवरीबडी इज़ वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, टू जिनकी मैं जहाँ हूँ उन लोगों की वजह से ही हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। तो एक बहुत ज़रूरी होता है कि मेंटल सपोर्ट आपको मिलता रहे। हाँ, इन लॉज हैं, उनका सपोर्ट, एंड एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव, सो दे ट्राई नॉट टू गिव लीस्ट प्रेशर, एंड सो दैट आई एम एबल टू डू, सो आई एम हैविंग क्वाइट अ गुड टाइम अभी, और एंजॉय करने का, साथ में नए काम स्ट्रीमलाइन करने का वक्त। हाँ, एंड आई थिंक मुझे शायद मैच्योरिटी भी है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इतनी हैम्पर नहीं करती अब हो जाती हैं सॉल्व, क्योंकि सॉल्व होनी होती है। मज़ा आया आपसे बात करके, और सब कुछ सुन के मज़ा आया। आपकी जो जर्नी है, जो एनएसडी के बारे में सीखा है, और इस इंटरव्यू से लोगों को ये समझ आ जाएगा कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो किस रास्ते से आना है, किस तैयारी के साथ आना है, मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है, फिनेंशियली कैसे प्रिपेयर होना है, और कितने फेलियर्स के लिए भी तैयार रहना है। सच्ची बात है सारी। थैंक यू विक्रम जी, हमारे साथ बात करने के लिए, इतना हमें टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ विक्रम कोचर, डंकी के बुग्गू का किरदार इन्होंने किया, और नई नई जो स्टारडम मिली है अभी उसे एंजॉय कर रहे हैं। आगे हमें बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट्स में ये नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड ठिकाना पर अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। जुड़े रहिए हमसे।